राधे राधे लिसनर्स, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनारस से लौटने के बाद संजय ने रफ़ीक को थोड़ा व्यस्त ही पाया। इस एक महीने में 2 दफ़ा तो वह इलाहाबाद गया। संजय के कहने पर भी 1-2 दिन दौरे पर गांव नहीं जा सका। संजय को यह दौरा रद्द ही करना पड़ा। क्लास में भी रफ़ीक महज हाजिरी बनाकर निकल जाता और तो और लगातार पिछले 2 दिनों से वो कार्यालय से भी नदारद था। संजय यह समझ पा रहा था कि यह उसके बनारस से लौटने का ही प्रभाव है। रफ़ीक ने उज़्मा से मुलाकात वाली बात संजय को बताई थी, जिस पर संजय मुस्कुरा भर दिया था। तो संजय यह समझ रहा था कि रफ़ीक पर उज़्मा का प्रभाव तारी है और वह इस वक्त उसे टोकना नहीं चाहता था। प्रेम संबंधी मामलों में एक स्तर के बाद हस्तक्षेप प्रतिकूल प्रभाव ही डालता है, यह संजय जानता था। आज इतवार को सुबह सुबह बाजार निकलने से पहले संजय ने कुर्ते का आखिरी बटन लगाया और बाहर निकलने के लिए दरवाजे का साकल खोला ही था कि मेज़ पर रखा टेलीफोन बज उठा। बेमन से ही संजय ने फ़ोन उठाया। उसके हेलो बोलने से पहले ही उधर से आवाज़ आई, अंकल प्रणाम। नेता को, मेरा मतलब संजय को ज़रा फ़ोन दीजिएगा, अति अर्जेंट है। आवाज़ रफ़ीक की थी। हम ही बोल रहे हैं, कहो। संजय ने कहा, अबे नेता, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था भाई? रफ़ीक ने धीमे से पूछा। क्या हमसे पूछ रहे हो? साले, शर्म तो आ नहीं रही होगी। संजय ने तेज आवाज़ में ही कहा। नहीं आ रही है, आधे शम तो आ रही है भाई। हमको हिजरी वाला याद है, ईसा पूर्व पश्चिम वाला नहीं याद। ऑप्शन में ईशा वाला पूछ दिया है और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। रफ़ीक ने फिर धीमे से कहा, ऑप्शन में? आज तो तेरा बीएड का पेपर था ना, छोड़ दिए क्या? संजय ने कुछ याद करके आश्चर्य से पूछा। ना नेता, पेपर में ही तो सवाल है। पता हो तो बताओ, नहीं तो टाइम मत खराब करो। रफ़ीक ने खींचते हुए कहा। कहाँ हो तुम? संजय का दिमाग अब और उलझ रहा था। कार्यालय में, रफ़ीक ने झल्लाते हुए कहा। कार्यालय में परीक्षा के समय? संजय का मुंह खुला रह गया। बे तेरी सवाल की मुंह मारो, कहकर रफ़ीक ने झल्लाहट में ही फ़ोन काट दिया। संजय दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से निकलते वक्त यह भी भूल गया कि उसे बाजार जाना था। उसने अपनी बुलेट उठाई और सीधा कार्यालय पहुंचा। गाड़ी खड़ी कर वह कार्यालय में दाखिल हुआ। भीतर घुसते ही सामने का मंजर देखकर वह सारा माजरा समझ गया। भीतर 2 शरीफ से दिखने वाले लड़के बहुत तेजी से किताबों के पन्ने पलट रहे थे। तीसरा लड़का ओएमआर शीट में गोले दाग रहा था। रफ़ीक बैठा उन सबों की कारगुजरियाँ देख रहा था। क्या उग्रवाद फैलाए हो बे? संजय ने चाबी मेज़ पर रखते हुए पूछा। देख नहीं रहे हो, परीक्षा दे रहे हैं। लड़के कितना मेहनत कर रहे हैं। इलाहाबाद में तैयारी करते हैं लोक सेवा आयोग का। भविष्य उज्जवल है इनका। रफ़ीक ने एक लड़के की पीठ ठोकते हुए कहा। संजय देखते ही समझ गया कि रफ़ीक ने किसी तरह से बीएड के प्रश्न पत्र निकलवा लिए हैं और अब वही प्रश्न पत्र वह तैयारी कर रहे लड़कों से हल करवा रहा है। उसने फिर भी पूछा, पेपर कैसे ऊपरी आए? बड़े बाबू, बड़े ही छोटे इंसान निकले नेता। थोड़े से दाम पर बालकनी से बाहर कर दिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका। लड़के भर दे तो हम भी मास्टर कहलाना शुरू करें, फिर अपने पैरों पर खड़े हों हम भी। वो भी कहे कि पति हमारा मास्टर है। फिर अब्बू की गाड़ी पर लिखवाएं, मास्टर जी ट्रांसपोर्ट सर्विस। फिर निगाह, फिर वलीमा और फिर सुंदरम टाकीज का सनीमा, मॉर्निंग शो एट नाइट। रफ़ीक ने टांग पसारते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत में मास्टर कहलाना लिखा ही नहीं है मियाँ। संजय ने प्रश्न पत्र देखते हुए कहा। उत्तर पुस्तिका वह पहले ही देख चुका था। क्यों, क्या कमी है हम में? हम क्या किसी से पतला मूतते हैं? रफ़ीक ने हैरानी से देखते हुए संजय से पूछा। सच्ची बात बोल रहे हैं? ये देखो, क्वेश्चन पेपर ए ग्रुप का है और आंसर शीट सी ग्रुप का। संजय ने दोनों पर मुद्रित शब्द दिखाते हुए कहा। मतलब? रफ़ीक का सिर घूम गया। मतलब मत समझो, बस ये कि यह दोनों अब रद्दी का टुकड़ा है। संजय ने कहा। इसके पापा की? रफ़ीक ने पुरुष विरोधी गाली देते हुए कहा। गद्दारी कर गया बड़े बाबू, अब निगाह कैसे होगा? रफ़ीक दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गया। लड़के समझ गए कि अब सवाल हल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनमें से एक लड़का उठा और आस्तीन ठीक करता हुआ बोला, भैया पैसा। संजय ने लड़की की ओर देखा। रफ़ीक अब भी हथेलियों के बीच सिर देकर बैठा था। इससे पहले कि वह कुछ कहता, संजय ने ही कहा, बाबू स्टूडेंट हो, अब तुमसे क्या पैसा लें, चले जाओ। लड़कों की समझ में हठात कुछ भी नहीं आया। उन्हें जड़वत खड़ा देखकर संजय फिर फुसफुसाया, अरे भागो, शेर बैठा है अभी।
उठ गया तो बटुआ में जो भी रखे हो वो भी निकाल लेगा, चलो भागो। लड़कों के निकलने से पहले ही रफ़ीक उठा। उसने उत्तर पुस्तिका उठाई और बाहर निकल गया। अगले दिन समाचार पत्रों में खबर आई, सिटी डिग्री कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर बीएड की उत्तर पुस्तिका पाई गई। बलिया केंद्र की बीएड की सभी परीक्षाएं निरस्त। उस्मा को जब मालूम हुआ तो उसे ऐसा दुख हुआ जैसे पूरी दुनिया उसके प्यार के खिलाफ साजिश कर रही है। वह मायूस तो हुई मगर इसी बात से खुश रही कि रफ़ीक ने उसकी बात समझी, मानी और अगर यूं ही मानता रहा तो सब कुछ अच्छा अच्छा होकर रहेगा। छात्र राजनीति एक प्रशिक्षण संस्थान भी है जो भविष्य के लिए राजनेता तैयार करने की सीधी भर्ती है। यदि पारिवारिक या बपोती राजनीति प्राप्त नहीं है तो यह एक तपस्या है उन सभी जोशीले युवाओं के लिए जो सेवा ही धर्म समझते हैं। राजनीति में वक्त ही भक्त लिखता है। जितना वक्त आप जनता को देते हैं प्रतिफल उसी अनुपात में मिलता है। छात्र राजनीति में प्रचार प्रसार के लिए धन की जरूरत भी होती है जो सामान्यतः नगर के व्यवसायियों के सहयोग राशि के रूप में कभी मांगी कभी वसूली जाती है। संजय को भी प्रचार प्रसार संबंधी कई कार्यों के लिए धन की जरूरत थी। उस्मा के आने के बाद रफ़ीक चूंकि व्यक्तिगत जीवन में ही इतना उलझ गया था कि वह संजय और उसके प्रचार को वक्त नहीं दे पा रहा था। संजय ने यह बात महसूस की थी मगर इस बाबत बोलना उसे अभी ठीक नहीं लगा था, इसीलिए वह स्वयं ही प्रयास में लगा था। इन्हीं दिनों शारदा सिनेमा रसड़ा में 12 से 3 का शो जैसे ही छूटा, लोग बाहर की ओर ऐसे भागे जैसे चींटियों की बांदी टूटी हो। निकास द्वार पर रफ़ीक का इंतजार करता बिरजू भी उनके लपेटे में आ गया। किसी तरह उसने खुद को संभाला और एक और हटकर खड़ा हो गया। भीड़ कम होने के बाद रफ़ीक बाहर निकला। उसके साथ बुरके में उस्मा थी। पहले तो बिरजू ने पीछे से टोकना चाहा मगर फिर कुछ सोचकर ठीक रफ़ीक के आगे खड़ा हो गया। बिरजू, इहवा कहाँ बे? रफ़ीक ने बिरजू को देखते ही पूछा। उस्मा रफ़ीक की ओट में हो गई। फजीयत हो गई। बिरजू ने चेहरा उठाए बिना ही कहा। क्या भया? रफ़ीक ने आकुलता से पूछा। बिरजू अभी कुछ जवाब देता तब तक उस्मा ने धीमे से रफ़ीक की कलाई दबा दी। रफ़ीक को अचानक उसकी उपस्थिति का भी भान हुआ। उसने बिरजू को रोकते हुए उस्मा से कहा, सुनो, हिना म्यूजिक सेंटर के बाहर यूपी 60-23-42 खड़ी है, बैठ जाओ, फैफना उतर जाना, वहाँ से टेम्पो ले लेना सदर तक की, चली जाओगी ना? रफ़ीक ने पूछा, जिसके जवाब में उस्मा ने सिर्फ सिर हिला दिया और अपने कंधे का बैग ठीक करते हुए आगे बढ़ गई। रफ़ीक भी बिरजू के साथ मोटरसाइकिल स्टैंड की तरफ बढ़ा। हाँ, अब कहो, क्या प्रपंच नाथ के आ रहे हो? रफ़ीक ने मोटरसाइकिल स्टैंड से निकालते हुए कहा। संजय भैया चंदे के लिए शेषनाथ सर्राफ की दुकान पर गए थे। बिरजू ने कहा। कौन? वो परिधान साड़ी सेंटर वाला। रफ़ीक ने गाड़ी जैसे ही स्टैंड के बाहर निकालनी चाही, गेट पर स्टैंड वाले ने रोक दिया और हाथ के इशारे से पार्किंग के 10 रुपए की मांग की। रफ़ीक ने पॉकेट में हाथ डाला और कुछ ढूंढते हुए हल्के नीले रंग की गुटखा की पुड़िया निकाली। दांत के कोने से उसे फाड़ते हुए रफ़ीक ने स्टैंड वाले को गाड़ी की नेम प्लेट की तरफ इशारा किया, जहां नंबर की जगह लिखा था अगले विधायक। स्टैंड वाले ने चुपचाप बाहर निकालने का रास्ता छोड़ दिया। मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर कूदकर बैठते हुए बिरजू ने कहा, हाँ वही, परिधान साड़ी वाला। बिरजू ने कहा, फिर क्या हुआ? रफ़ीक ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। होना क्या था? भैया दुकान पर गए, सहयोग का आग्रह किए, शेष नथुआ मना कर दिया। कहा, सहयोग अगले बरस लीजिएगा, इस बरस धंधा मंदा है। भैया कहे कि अब आ गए हैं तो खाली हाथ कैसे जाए, तो कहा कि कहिए तो साड़ी दे दें। बिरजू ने दुखी मन से कहा, ठीक कहा, दुकान पर जाकर पैसा मांगा जाता है कहीं? शऊर ही नहीं है नेतागिरी का। और इतना बारूद भरा कौन नेता में? अकेले गया क्यों? हम मर गए थे क्या? रफ़ीक ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। आपके पास समय कहाँ है? पिछले 3 दिन से तो आप। बिरजू अपनी हैसियत से ज़्यादा बोल गया। रफ़ीक ने गाड़ी अचानक धीरे कर दी। नहीं, कहने का मतलब है कि भाभी का इंटरनल असेसमेंट का भी तो उतना ही ज़रूरी है। संजय भैया समझ गए थे, इसीलिए अकेले चले गए। रफ़ीक ने फिर बाइक तेज़ कर दी। कुछ देर एक ही रफ्तार से चलने के बाद रफ़ीक ने कहा, अंग्रेज़ी में क्या बोले अभी तुम? इंटरनल असेसमेंट, बिरजू ने धीरे से कहा। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? रफ़ीक ने फिर पूछा। आंतरिक परीक्षण, बिरजू ने अपनी जानकारी के अनुसार बताया। भग साला, अंग्रेजी ठीक है, रफ़ीक ने हंसते हुए कहा और मोटरसाइकिल की स्पीड और बढ़ा दी। लगभग आधे घंटे में दोनों कार्यालय में थे।
कार्यालय पहुंचने पर उसने देखा कि ताला लगा हुआ है। उसने झट से संजय को फ़ोन किया, जो ज्योति की किताब लेकर गांव की ओर निकल गया था। वह एक आध दिन गांव पर ही रुकने वाला था, मगर रफ़ीक ने उसे मुर्गे की दावत पर बुला लिया। मुर्गे की दावत संजय की कमज़ोरी थी, ना नहीं कर सका। रेलवे के माल गोदामों के परित्यक्त कक्ष पूरी तरह बेकार भी नहीं होते। दिन में स्कूली बच्चे अक्सर यहाँ प्रेम का सबक पढ़ते हैं और रात में बेघरों के प्रेम यहाँ परवान चढ़ते हैं। मगर यह वक्त न दिन था न रात, वक्त दूसरे पहर का था। इसी निर्जन और उजाड़ चार दीवारी में रफ़ीक ने संजय को मुर्गे की दावत दी थी। वैसे तो आते वक्त भी संजय के समझ में कुछ नहीं आया, मगर फिर वैसे भी संजय की समझ में रफ़ीक की ज़्यादा बातें नहीं ही आती थी। लगभग 2 बजे उसकी बाइक माल गोदाम की उसी परित्यक्त कक्ष के पास आकर रुकी। और कोई जगह नहीं मिली थी मियाँ? संजय ने घुसते ही पूछा। जलती हुई मच्छर अगरबत्ती की खुशबू उसके नथनों में गई। अरे बहुत सही जगह है नेता, एकदम ओपन एयर, बैठो तो सही, कहते हुए रफ़ीक ने टीन का खाली कनस्तर अपने ठीक सामने रख दिया। मुर्गा कहाँ है बे? संजय ने चारों ओर देखते हुए पूछा। अभी अभी तो आया है, देसी है ना, टाइम लगेगा, नसीम तैयारी कर रहा है। रफ़ीक ने तर्जनी से नसीम की ओर इशारा किया। संजय ने पीछे से ही कुछ देर नसीम को देखा और फिर रफ़ीक से कहा, और ये अगरबत्ती कहाँ जलाए बैठे हो मियाँ? साले जिन जिन्नात तो नहीं बुला रहे कहीं? नहीं जिला, अब जिन जिन्नात कारोबारियों की बोतल में बंद है, 9 से 5 में पिसे पड़े हैं, कहाँ सुनेंगे बुलाने पर। ये तो मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती जलाई है, खून चूस लिए नेता है साले। रफ़ीक ने कहा। नेता को कुछ न कहो, व्यक्तिगत हर्ट हो जाएंगे। संजय ने हंसते हुए कहा। अबे नेता से याद आया, सुने कि सर्राफ तुम्हारी हथेली पर अपना कसेली रख दिया। रफ़ीक ने ठठाकर हंसते हुए कहा। बबुआ, तुरक जब सैदानी के चक्कर में पड़िए ते इहे कुल्हे हुई। संजय ने भी खुले जख्म पर वार किया। कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हो नेता? रफ़ीक ने अन्य मनसा होकर कहा। समझा रहे हैं, सोने के लिए आम का पेड़ होता है, बेल के पेड़ के नीचे कोई नहीं सोता। संजय ने कहा। क्यों, सिर फूट सकता है? रफ़ीक ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, कुछ और भी फूट सकता है, और वहाँ दर्द ज़्यादा होता है। संजय ने कुड़ते हुए ही उंगली का इशारा किया। अल्पसंख्यकों को डराते हो साले, रफ़ीक ने डरने का नाटक करते हुए कहा। डर ही तो नहीं रहे हो मियाँ, यही तो रोना है। बढ़ रहे हो, और जिस तेज़ी से बढ़ रहे हो ना, उससे लगता है दूसरा पाकिस्तान बनाओगे। संजय ने फिर मोज ली। नहीं नेता, अब की गलती नहीं होगी, अब की साले तुम्हें हिंदुस्तान दे ही देंगे कि लो, अब के तुम ले लो। रफ़ीक ने दहला डाला, जिस पर संजय ठठाकर हंस पड़ा। रफ़ीक ने कुछ और कहने के लिए मुंह खोला ही था कि काम में व्यस्त नसीम ने अचानक ही कहा। रफ़ीक भाई, मसाला कितना? कम हाथ में न लगे। रफ़ीक ने कम से कम शब्दों में बात खत्म की। साले अभी तैयारी कर रहे हो, पकेगा कब? संजय ने पूछा। मसाले में ही समय लगता है नेता, साला मच्छर बहुत काट रहा है, अगरबत्ती यहाँ लाते हैं। कहते हुए रफ़ीक उठ गया। गोरे लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं, संजय ने कहा। ओहो, फिर तो उसको बड़ी मुश्किल होती होगी नेता। रफ़ीक ने जलेबी नुमा अगरबत्ती दोनों के बीच में रखते हुए कहा। किसको? संजय ने पूछा। तुम्हारी भाभी को। और किसको? मुस्क, अंबर, ज़ाफ़रान, सब भूल जाते हो नेता। रफ़ीक ने बरबस आ रही मुस्कुराहट को रोकते हुए कहा। जाइए मियाँ राम, संजय ने अपने दाहिने हाथ से सिर पीटते हुए कहा। रफ़ीक अभी हंसी रहा था कि नसीम ने फिर टोका। भैया मसाला तैयार, चख लीजिए, सूखा है ना, देख लो। रफ़ीक ने उठते हुए कहा। धर लेगा, नसीम ने कम से कम शब्दों में कहा। वह दरअसल इससे ज़्यादा शब्द कह ही नहीं सकता था, क्योंकि वह देसी मुर्गा बना ही नहीं रहा था, वह बना रहा था देसी बम, कम बारूद और ज़्यादा आवाज़ वाला छोटा बम, जिसे बड़े आकार का पटाखा कहना ज़्यादा सटीक रहता। रफ़ीक ने उठकर चुपचाप वह बम नसीम के हाथ से लिया। उसने धीरे से मगर अगरबत्ती के सिरे से बम का पलीता सेक दिया और अपनी हथेली में छिपाई ही आगे बढ़ा। नसीम को पहले से ही इस बात की नसीहत थी कि उसे संजय के पीछे जाकर खड़े हो जाना है। वह बोतल लेकर हाथ बाहर धोने के बहाने ठीक संजय के पीछे जाकर खड़ा हो गया। रफ़ीक संजय के ठीक सामने कनस्तर खींचकर उस पर बैठते हुए बोला। नेता ज़रा अपना दाहिना हाथ दिखाओ। स्टेशन रोड वाले तोता बताएगा। पंडित जी से ज्योतिषी सीख रहे हो क्या मियाँ? कहते हुए संजय ने बिना कुछ सोचे समझे
हाथ आगे कर दिया। रफ़ीक को यही चाहिए ही था। उसने अपने हाथ से उसके हाथ को इस कदर कसकर पकड़ लिया जैसे वह उसके हाथ में कुछ रख रहा हो। संजय को जैसे ही आभास होता कि दोनों हथेलियों के बीच कुछ है, तब तक पलीता बारूद तक पहुंच चुका था। संजय ने उठने की कोशिश की, मगर तब तक नसीम ने उसे अपने दोनों हाथों में पीछे से जकड़ लिया। रफ़ीक ने अपना हाथ हटा लिया। बम संजय के हाथ में फटा और उसकी चीख निकल गई। फटते ही नसीम ने हाथों के बंद खोल दिए। जख्म ज़्यादा नहीं रहा, मगर हाथ को सेक लग गई थी। नसीम ने जैसे अपनी कसें ढीली छोड़ी, संजय ने उसके गाल पर बाएं हाथ का एक तमाचा रसीद दिया। नसीम को कदरन बुरा लगना चाहिए था, मगर नहीं लगा। वैसे भी उसकी गलती के लिहाज से यह सज़ा छोटी थी और नसीम के पास यह सब सोचने का वक्त भी नहीं था। थप्पड़ खाने के साथ ही वह पुरानी बाल्टी में पड़े पानी को लेकर संजय के सामने रखता हुआ बोला, भैया जल्दी से इसमें हाथ डालिए। संजय की प्रतिक्रिया से पहले ही रफ़ीक ने संजय के हाथ को कलाई से पकड़कर अपना हाथ भी पानी में डुबाते हुए कहा, नसीम कॉलेज जाओ और लड़कों से कहो सदर अस्पताल पहुँचे। नेता भैया सराफ को मारने के लिए बम बना रहे थे कि हाथ में ही फट गया और रास्ते में फ्लाईओवर के नीचे जो अखबार वाले का ऑफिस है उसमें रमाशंकर मिलेंगे। उनको भी यही बताना, बस नाम न बताना, कहना कि अपुष्ट सूत्र लिख दें, कल के अखबार में आनी चाहिए। रफ़ीक अभी कुछ और कहता कि नसीम निकल गया। संजय ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर दर्द के मारे विफल रहा। कोशिश कर बस इतना ही कह पाया, हाथ का तो तंदूरी बना दिए मियाँ, अब तंदूरी खिला दो और उसके बाद अस्पताल ले चलो साले। तंदूरी अब शराब भिजवाएगा बाकायदा। कहते हुए रफ़ीक ने पानी से हाथ बाहर निकाल ली। अगले दिन सुबह सुबह ही शेषनाथ सर्राफ ने बिरजू के हाथों 1 लाख की सहायता राशि कार्यालय भिजवा दी। डाक साहब, आज अखबार में क्या है, देश दुनिया का हाल। फर्स्ट ईयर के कुछ लड़कों ने डाक साहब को चाय की दुकान पर अखबार में नज़र गड़ाए देखकर पूछा। शाह आलम में मेवातियों, पठानों और सिखों के हमले से निपटने के लिए जोरी बाजार के जोहरियों, पहाड़गंज के पंसारियों और महरौली के दुकानदारों पर चुंगी बढ़ा दी है। सैनिकों की तनख्वाह उसी से निकलेगी। बादशाह का आदेश साफ है कि मुश्किलों से निपटने के लिए तिजारती बिरादरी को आगे आकर मदद करनी चाहिए। डाक साहब ने कहते हुए अखबार बंद किया और लड़कों को देखने लगे। लड़के दबाते दबाते भी अपने ठहाके नहीं दबा पाए। डाक साहब तो नक्कर गालियाँ निकालते हुए उठ चले। नया सत्र शुरू हुए 4 महीने गुजर चुके थे। अध्यक्ष तथा अन्य पदों के प्रत्याशी महाविद्यालयों में छात्रों में अपनी पैठ बनाने में लग गए थे। नए नियम के अनुसार क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए 75% हाजिरी की बाध्यता भी थी, इसीलिए प्रत्याशी क्लास में भी नजर आते और अपनी सेवा प्रस्तुत करते रहते थे। कॉलेज में झुन्नू भैया के प्रभाव के कारण तो अनुपम की स्थिति अच्छी बन ही रही थी। साथ ही एक बात और जो उसके पक्ष में जा रही थी वह यह कि जिले के जिस क्षेत्र से वह आता था उधर के छात्रों की संख्या भी अधिक थी। छात्रों की इस बड़े हिस्से का झुकाव ही संजय की चिंता का एक कारण था। यह वर्ग किसी भी प्रकार से संजय के हिस्से नहीं आ पा रहा था। इसी बाबत बात करने वह आज कार्यालय आया था। रफ़ीक पहले से ही कार्यालय में बैठा अखबार पढ़ रहा था। संजय ने भीतर घुसते ही पूछा, क्या पढ़ रहे हो मियाँ? अखबार। रफ़ीक ने छोटा सा जवाब दिया। जिले का क्या हाल है सरकार? संजय ने फिर पूछा। बेटी को बेहोश कर पिता के साथ दुराचार। रफ़ीक ने अखबार पढ़ने के सटीक लहजे में कहा, जो लिखा है वहीं पढ़ो मियाँ, अपने से क्यों समाचार बना रहे हो? संजय ने हंसी दबाते हुए कहा, जो लिखा है वहीं पढ़ रहे हैं नेता। लिखा है, प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित पिता और पुत्री देर रात ट्रेन से उतरे और सुखपुरा जाने के लिए टेम्पो स्टैंड की ओर बढ़े। देर रात में कोई टेम्पो न होने के कारण उन्होंने रेलवे स्टेशन पर मौजूद पान दुकान पर खड़े लोगों से टैक्सी की बाबत पूछा। सूत्रों के अनुसार वहां मौजूद असामाजिक तत्वों ने उन्हें बहलाकर गलत रास्ता बता दिया। वहां पहुंचने पर जब कोई गाड़ी न दिखी और पिता पुत्री मुड़ने को हुए कि अचानक ही सिर पर हुए एक तेज प्रहार से लड़की बेहोश होकर कीचड़ में गिर पड़ी। सरकारी अस्पताल में होश आने पर उसने पूछा कि मुझे क्या हुआ है। जवाब मिला, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, जो होना था आपके पिताजी के साथ हो गया। और यह हंसने की बात है। संजय ने हंसते हुए ही पूछा, बात तो रोने की है नेता, लेकिन करोगे क्या? जिला ऐसे ही बाबन बीरों से भरा पड़ा है। खैर तुम जिला छोड़ो, महाविद्यालय पर ध्यान लगाओ। अनुपम राय कहाँ जोर लगा रहा है आजकल? रफ़ीक ने पूछा। दया छपरा, उसका अपना गांव है और 500-600
लड़कों का एक मुश्त वोट है, संजय ने कहा। आए हाय 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 हाय, क्या नाम ले लिए नेता। बड़ी सुंदर लड़की होती है सब दया छपरा की, छलावा एकदम। सुनो मियाँ, संजय बात को भटकने से बचाना चाह रहा था। अरे मेरी सुनो पहले। बाबू साहब, गणेशी राय के बेटे की शादी थी। हल्ला उठा कि गंगा पार से चांद बिजली का नाच आ रहा है, और ये भी कि चांद बिजली के कंधे पर तिल है। अब तिल तो उसी को दिखेगा जो नाच में एकदम आगे बैठेगा। बस हम एकदम झक दोपहर में गाड़ी उड़ाए, 3 बजे पहुंचकर सीट ले लिए कि अब दिखेगा कांधे का तिल। तो दिखा तिल? संजय ने अनमने से ही पूछा। बाबू साहब कर दिए चिरकुटई। चांद बिजली एंड कंपनी को सट्टा का एडवांस पैसा नहीं मिला। जब ऐन मौके पर चांद बिजली का प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो बाबू साहब वीडियो का व्यवस्था लगा दिए। अब बताओ भला, 30 किलोमीटर गाड़ी चला के हम दूध का कर्ज देखने गए थे, रफीक ने एक सांस में कहा। कहना क्या चाहते हो मियाँ, पटाक्षेप करो जल्दी। सुन लो नेता, बहुत करहानीय कहानी है। हाँ तो जब वीडियो का सुना तो झरक के भूसा हो गया। उठे और चल दिए। वहाँ से उठ के बांध पर आए तो भूख लग गया। लौंग लता दिखा गरम गरम, एक पीस के ले कि अभी मुंह लगाए ही थे कि सामने से सरस्वती जी दिखाई पड़ी। कौन? संजय ने पूछा। सरस्वती जी बे, सरस्वती जी, किताब कॉपी पर पाँव पड़ जाने से जिनसे माफ़ी नहीं मांगते वहीं। अच्छा सरस्वती जी, संजय ने समझते हुए कहा। हाँ, दया छपरा इंटर कॉलेज का कोई कार्यक्रम था, उसी में भाग ली थी। लाल पाड़ वाली सफ़ेद साड़ी, माथे पर धनुष बनाती सफ़ेद काली बिंदिया, यहाँ से वहाँ तक, और लाली अलग, चेहरे पर 3 पसेरी पाउडर। क्या कहे नेता, हम लौंग लता हाथ में लिए देखते रह गए। सारा चाशनी सदरी पर गिर गया, अल्लाह कसम। फिर क्या? दुकान पर रुकी और चाय वाली शीशे के गिलास में पानी भर के पीने लगी। क्या कहे नेता, गिलास शीशे की थी कि उसकी गर्दन, हम बता नहीं सकते हैं। इतना साफ कि पानी को हलक में उतरते देख भी लो। रफीक बताते हुए शून्य में चला गया। कितना लफाजी फेंकोगे मियाँ, काम की बात करो ना, संजय ने कहा। हाँ तो जब पानी पी के जाने लगी तो जुदाई का पल आ गया, हमसे रहा नहीं गया, बोल दिए। रफीक ने बात पूरी की। क्या? संजय ने आश्चर्य से पूछा। कहे कि लौंगलता भी खा ही लेती। भाग तोड़ी छोकड़। संजय पेन कॉपी रखकर हंसने लगा। हंस रहे हो नेता? उसके बाद जो हुआ ना, वो किसी को आज तक नहीं बताए हैं। क्या हुआ? जैसे ही बोले तो रोने लगी। अब सोचो कि देश में लड़की रो दे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? संजय ने जानते हुए भी पूछा। भूसा भर दिया जाएगा, भूसा। इंसान को इंसान नहीं समझा जाएगा। क्या बताएं? अब बता भी दो, संजय ने पूछा। बोरा में डाल के हमको जो मारा है सब नेता, कि हिंदुओं से नफरत हो गया है। अबे रुको साले, ऐसे हंसाता है कोई? संजय को बात सुनकर हंसी का दौरा आ गया था। हंस ले नीताराम, हंस ले के घर बसेला, हंस ले। ऐसा काम करोगे जिला तो पिटाओगे नहीं? अरे तो ऐसा मारेगा, हम लोग भी मारपीट किए हैं, तरीका होता है मारने का। कल को बिया निगाह होना है, ऐसा क्या ही कहीं मार दोगे? साला वो हलवाई नहीं बलवाई था, ऐसी ऐसी जगह मारा था कि आज तक लाइट जला के सोते हैं नेता। अंधेरा होते ही बोरा दिखने लगता है। भाग हरामी, चुप करो। अरे सही बे, गंगा जी में डालने का प्लान था हिंदुअन का। वो तो अल्लाह उम्र दराज करे। बुढ़ऊ का जो नाम पूछ लिए, हम बताए नाम तो बबला फुसफुसाया कि मर गया तो दंगा हो जाएगा। ऐसा करो ढाला पर फेंक दो। फेंक दिए सब हमको ढाला पर, बचा लिया बबला। रफीक ने दोनों तर्जनी से आंख मलते हुए कहा। हंसते हंसते संजय की आंखों से पानी निकल आया। उसने खुद को रोका और फिर पूछा, और बोरा से कैसे निकले? मोदी जी निकाले। मतलब? मोदी जी आए थे बोरा खोलने? नहीं बे, नोटबंदी याद है? हाँ, वह भूलने की चीज़ है। हाँ तो नोटबंदी पूरे शराब पर थी। भाई लोगों को लगा कि बोरा भर के नोट फेंक गया है कोई, खोल दिया सब। रफीक ने बाल खुजलाते हुए कहा। बताओ साला, धोखा हो गया। बोरा खुला, निकलना था रुपया, निकल गया मियाँ। संजय ने हंसी के मारे आंख पोंछते हुए कहा। दया छपरा खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है मर्दे, रफीक ने कहा। और एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, संजय ने ठहर ठहर के हंसते हुए कहा। क्या? वहाँ का वोट एक मुश्त गिरता है, इस बात से परे कि किसका टेम्पो हाई है। गांव का प्रत्याशी है तो उसी को पड़ेगा। और अनुपम राय दया छपरा का है, रफीक ने पानी पीते हुए कहा। पढ़ाई लिखाई तो सोनभद्र से किया है, लेकिन है
दया छपरा का ही, संजय ने कहा। रफीक ने कुछ देर हथेली पर ठोड़ी टिकाकर सोचा और फिर नसीम को आवाज़ देकर बुलाया। नसीम, जो कि बाहर आईडी कार्ड पर फोटो चिपकाने में व्यस्त था, एक ही आवाज़ पर चला आया। उसके साथ साथ बिरजू भी घुस आया। नसीम मियाँ, ऐसा करो, इसको उठवाओ और हमारे गांव लेके आओ, रफीक ने नसीम से कहा। मियाँ, ये अगवाई न करो, हमको ऐसे चुनाव नहीं लड़ना है, संजय ने बीच में ही कहा। हम भी बस देखना ही चाहते हैं नेता। उस लड़के को देखकर हमको लगा कि लड़का नरम दाना है, थोड़े से निराई गुड़ाई कटाई पिटाई से अगर बैठ सकता है तो हर्ष क्या है, चांस लेके देखते हैं, रफीक ने कहा। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे दरअसल यह बात पसंद नहीं आई, मगर फिर भी वह चुप ही रहा। रफीक ने अब नसीम की तरफ आग्नेय आंखों से देखा। नसीम और बिरजू रफीक के कहने के बाद भी जब खड़े रहे तो रफीक ने अब चिल्लाकर कहा, शक संवत के हिसाब से निकलोगे कि हिजरी संवत के हिसाब से? नहीं भैया, वो बात नहीं है, नसीम ने थोड़े संकोच से कहा। फिर अपना कट्टा दीजिए ना। बिरजू मोटरसाइकिल चलाएगा, छोकरे को बहाने से पीछे बैठाएंगे, फिर हम पीछे से जबरी बैठ के कट्टा सटा देंगे तो चुपचाप आ जाएगा, सांस भी नहीं लेगा कसम से, नसीम ने एक सांस में कहा। साले, वो पढ़े लिखे वाला लड़का है, सोनभद्र से आया है, गांव बस वोट मांगने जितना देखा है, तुम्हारे जैसा ऐतिहासिक नामजद नहीं है कि उसको कट्टा का गोलाई और मोटाई मालूम होगा। पीछे से कलम डंडा सरकंडा कुछ भी सटा देना, लड़का मौन व्रत ले लेगा। नसीम भाई को बोलिए कि अगर ये मोटरसाइकिल चला लेंगे तो हम पीछे बैठ जाते हैं, कुछ और सटा देंगे, चिहुक जाएगा निमोचिया लोंडा। बिरजू ने खिखियाते हुए कहा, भाग साला, सब जाओ और लड़के को लेकर गांव पर मिलो, रफीक ने भी हंसते हुए ही कहा। संजय बहरहाल फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सबसे पहले निकल गया। जारी है।